नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। पूरी दुनिया, हमारा देश भारत और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। ऐसे में प्राइम न्यूज देश और प्रदेश की खास शख्सियतों से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि संकट की इस घड़ी में वो अपना समय कैसे बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। कोरोना की इस जंग में उनका साथ पूरे देश समाज के साथ किस तरह से हो रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी लाइव जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कोरोना संकट समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनकी जीवनी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हृदय नारायण दीक्षित, जैसा कि आप जानते हैं, एक वरिष्ठ राजनेता हैं, एक विचारक हैं। प्रायः इस स्तर के विद्वान जमीनी राजनीति में उतरने से बचते हैं। वजह यह है कि अध्ययन, लेखन और सक्रिय राजनीति के बीच समन्वय बनाना कोई आसान काम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक चीज को पकड़ता है तो दूसरे का छूटना बड़ा स्वाभाविक होता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, दोनों के लिए अलग अलग भरपूर समय की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि एक पर समय लगाओ तो दूसरे की उपेक्षा हो जाती है। साथ ही दीक्षित जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर वो राजनीति छोड़ देते तो समाज सेवा के क्षेत्र का नुकसान हो जाता, अगर लेखन छोड़ देते तो साहित्य जगत का नुकसान होता। फिर भी उन्होंने इन दोनों विपरीत क्षेत्रों में न केवल सामंजस्य बनाए रखा, बल्कि दोनों में ही वो अग्रणी रहे और हर एक क्षेत्र को भरपूर देते रहे। आज दीक्षित जी खुद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर प्राइम न्यूज पर। बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज का। जी दीक्षित जी, सबसे पहले तो देखिए, आज हम ऐसे वक्त, ऐसी चुनौती के समय में बात कर रहे हैं जब पूरा देश, पूरा प्रदेश कोरोना की चुनौती का सामना कर रहा है। तो हम सबसे पहले तो यही प्रश्न रखना चाहेंगे दीक्षित जी कि आप इस चुनौती को किस तरीके से देख रहे हैं, और आप जैसी शख्सियत क्या कर रही है इन दिनों में समाज के लिए, साहित्य के लिए, लेखन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रेम पूर्वक कई प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। पहली बात तो है कि इसको कैसे देख रहे हैं, इस महामारी को। जी, ये हमारे अपने लंबे जीवन का पहला अनुभव है जब सारी दुनिया लाचार है, असहाय है, चिकित्सा विज्ञानी असफल हो गए हैं और दुनिया की महाशक्तियां कहे जाने वाले राष्ट्र और देश जी, भी पराजित मनोदशा में हैं और समूचा का समूचा विज्ञान लगातार संघर्षरत है और अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। ऐसी भयानक महामारी के बीच प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व बन जाता है जी, कि वो स्वयं को पूरे समाज से, राष्ट्र से और विश्व मानवता से जोड़े और अपने दायित्व का यथा उचित निर्वहन करे। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष हूं जी। इस समय लॉकडाउन में सुनिश्चित रूप से पहले ही दिन से अनुशासन में हूं। अनुशासन में वैसे भी रहता हूं, लेकिन ये अनुशासन कुछ जटिल सा है। अपने कक्ष के बाहर मैं नहीं निकला, केवल उस दिन गेट पर खड़ा हुआ था जी, जिस दिन माननीय मोदी जी के निर्देश पर प्रकाश जलाना था रात्रि में 9 बजे। तब से लगातार अंदर हूं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में तमाम पत्रावलियां होती हैं, तमाम काम करने होते हैं जी। उस दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से यहीं पर हमारे प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी जब जरूरी होता है आते हैं, मैं बुला लेता हूं जी। तो पहला दायित्व तो निर्वहन करना रहता है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। उस दायित्व का निर्वहन पहले भी 100% मैं करता था, अभी भी मैं 100% करता हूं, उसमें कहीं कोई कमी हमारे सामने नहीं आई है जी। इसी तरह एक बड़ा दायित्व है, मैं उन्नाव जिले की भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से जी विधायक हूं और वहां से हमारा लगाव
सतत बना रहता है। मैं इस बार 5वीं बार विधायक हूँ, बीच में विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ जी। ऐसे दायित्व के निर्वहन में जनता से प्रत्यक्ष जनसंपर्क, जनता के साथ संवेदनशीलता और इस महामारी के दौरान जब वह सब अपने अपने घरों में अनुशासनबद्ध रुके हुए हैं जी। उनका कुशल क्षेम, उनका हालचाल लेना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जा रही तमाम सुविधाएं, उन सुविधाओं की जानकारी लेना और देना, उन सुविधाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा, जिला स्तर के अधिकारियों से, जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से और अन्य तमाम अधिकारियों से निरंतर संपर्क प्रयास करते रहना और अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से, जिला पंचायत सदस्यों से, अन्य मित्रों से लगातार संवाद बनाए रखना जी। यह विधानसभा सदस्य के रूप में मैं करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में सभी माननीय विधायकों से फोन के द्वारा हालचाल और प्रायः पत्र लिखकर उन्हें मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अनेक जगह से खबरें आती हैं कि सुंदर काम हो रहा है, विधायकगण अपने अपने ढंग से इस महामारी में अपने कर्तव्य निर्वहन में जुटे हुए हैं जी। उनको मैं सुझाव भी देता हूं और पत्र भी लिखता हूं। इस तरह अब इसके अलावा जो समय बचता है जी, वो उसका उल्लेख आपने पहले ही कर दिया है। मेरी 31 पुस्तकें हैं पहले से और वाणी प्रकाशन से इस लॉकडाउन के ठीक पहले जब विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में था जी, तो ऋग्वेद के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर मेरी एक मोटी किताब उस पुस्तक मेले में विमोचन हुआ था। उसी समय वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी जी ने मुझसे अनुरोध किया कि आप अथर्ववेद पर भी लिख दीजिए इसी प्रकार की जो प्रासंगिक हो और आधुनिक विषयों से जुड़ी हो जी। तो उस किताब को हमने लॉकडाउन के दिन से शुरू किया और आप आश्चर्य कर सकते हैं कि वो पुस्तक अब 2/3 पूरी हो गई है जी और कंप्यूटर पर आ गई है। इसके अलावा दीक्षित जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दीक्षित जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, प्राइम न्यूज के दर्शकों को बता दें, आपके जो बहुत सारे प्रशंसक हैं वैसे वो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हृदय नारायण दीक्षित जी की जो पकड़ है वो धर्म शास्त्रों पर जबरदस्त है, बहुत अच्छी पकड़ है। एक खूबी यह है दीक्षित जी में कि वो वेदों का धारा प्रवाह उच्चारण कर सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। हमें लगता है कि नई पीढ़ी को जो दीक्षित जी ने लिखा है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं न्याय करते वक्त गीता के उपदेशों का भी वो ख्याल रखते हैं, बाकायदा अपने कथनों में उन चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न पर हम आएंगे दीक्षित जी। संवाद बहुत लंबा होकर बहुत बोझिल ना हो जाए, इसलिए दर्शकों के मन और उनके सवालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम सर ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आप पूरी तरह से अनुशासन में रहकर पालन कर रहे हैं, आपने बताया जिम्मेदारियां आप सारी निभा रहे हैं। हमें ये बताइए कि एक विधानसभा सदस्य के नाते और विधानसभा अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त जिस तरह से चुनौती से निपट रही है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं या फिर कोई सुझाव भी रखना चाहते हैं? कहीं कोई ऐसी 1-2 चीज जो आपकी निगाह में आई हो और आप चाहते हो कि इस पर भी ध्यान दिया जाए? हमने देखा कि कल परसों मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, वैसे वो लगातार बात कर रहे हैं, जिलाधिकारियों से बातचीत की, खास तौर से बच्चों से बात की और बच्चों को उन्होंने कहा जो कोटा से लाए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आप अपने आप को घरों में रखेंगे और 14 दिन तक आइसोलेट करेंगे, खुद सेल्फ क्वारंटाइन में जाएंगे। तो जब आप सदस्य की जिम्मेवारी निभाते हैं, जब आपके साथ सदस्य विधानसभा के खुद जुड़ते हैं एक अध्यक्ष के नाते, तो सारा जो कुछ आपके पास आ रहा है, सारी जानकारी, उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ 1-2 चीज और जोड़ना चाहते हैं कि इस बड़ी चुनौती में यह चीज शायद सरकार से छूट गई हो जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? सर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस महामारी से जूझने का कार्य इस तरह से उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा रहा है कि अन्य कई राज्यों ने भी यहाँ उत्तर प्रदेश का अनुसरण किया है जी। वैसे उत्तर प्रदेश की चुनौतियां भिन्न हैं, बड़ी हैं, बहुत बड़ा राज्य है, लगभग दुनिया के कई देशों से बड़ा क्षेत्र है, बड़ी आबादी है
और आबादी की तमाम भिन्नताएं भी हैं, चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन मैं देखता हूं जी। कि प्रातः काल 6 बजे से लेकर रात्रि के 12:30 बजे तक श्री योगी जी अपने अधिकारियों के बीच, माननीय मंत्रियों के बीच और जहां कहीं आवश्यक होता है बैठक करते हुए, प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों से संवाद करते हुए जी। वह इस महामारी से जूझने में सक्रिय रहते हैं और हमारा उनका व्यक्तिगत परामर्श भी होता है। मुझे जहां कहीं कोई उचित बात लगता है कि इस बात को मैं उनसे कहूं तो मैं उनसे कहता भी हूं। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं कि जब हम लोगों द्वारा दिए गए सुझाव, हम लोगों में मैं भी आता हूं और भी अनेक वरिष्ठ आते हैं, जी जी। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर वह विचार करते हैं और तदनुसार काम भी करते हैं। सदस्य विधानसभा के रूप में और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कह सकता हूं कि इस जो कुछ संभव था उससे भी ज्यादा जी सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ी आबादी है। ठीक बात है। पहले इस बीमारी के पूर्व तक हमारे उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं वैसी नहीं थी जितनी जल्दी जुटाई गई हैं और इसे जुटाने के लिए योगी जी ने अपने ढंग से विचार किया है, हम लोगों के साथ बैठकर विचार किया है। इसीलिए हम लोग अपने विचार को संशोधित भी करते गए हैं। पहले हम लोगों ने तय किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपनी विधायक निधि का 1-1 करोड़ देगा। इस बात के लिए हमने सभी माननीय सदस्यों से बात की। ये क्रम पूरा ही हो रहा था कि विचार आया कि नहीं, अगले साल की पूरी विधायक निधि को ले लिया जाए। तो इस तरह हम लोग निर्णय लेते हैं और निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। नई चुनौतियां आती, उन चुनौतियों के संदर्भ में निर्णय को, कार्यशैली को बदलते भी हैं, संशोधित भी करते हैं। तो एक सुंदर काम दिखाई पड़ रहा है। उसके परिणाम आने में समय इसलिए लगता है और कभी कभी परिणाम बहुत चाह कर भी नहीं आते, इसलिए कि हमारे पास इस बीमारी की कोई दवा नहीं है पूरी दुनिया में। और अगर दवा है तो ये है कि केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, हम लोग दूर दूर बैठे, इसके अलावा और कोई दवा है ही नहीं। फिलहाल का अनुपालन कराना जी, फिलहाल तो कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। वैसे दीक्षित जी, आप जानते हैं कि क्षेत्र में बहुत सारे शोध चल रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द हम किसी न किसी वैक्सीन या दवा तक इस पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है पूरी मानवता के लिए ही एक चुनौती बन चुका है। जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रश्न है, आपने बहुत अच्छे से उसे विश्लेषित किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है और आगे भी इस पर वो बेहतरीन काम कर रही है। अब जरा हम आपके बाकी जो आपके जीवन के आयाम रहे उस पर एक संवाद चाहते हैं। हमें बताएं दीक्षित जी, और प्राइम न्यूज़ के जरिए दर्शकों को बताएं, अपने प्रशंसकों को बताएं कि ये जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, इसके निर्माण की भूमिका कैसे तैयार हुई? ये कैसे हुआ कि एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि भी रहा, एक व्यक्ति पत्रकार भी रहा, विश्लेषक भी रहा, दसियों वर्ष, कोई 2-4-5 साल नहीं, दसियों वर्ष आपने कॉलम लिखे, बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में लिखे। हमने अभी वेदों की जानकारी आपने दी, फिर हमने प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बताया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बहुआयामी व्यक्तित्व तैयार अगर कोई आपसे सीखकर करना भी चाहे तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है दीक्षित जी? कैसे होता है ये? भारत के राष्ट्र जीवन में कुछ भी करने के लिए आस्तिकता की आवश्यकता प्राथमिक है। और आस्तिकता का अर्थ हमारे दृष्टिकोण में, हमारे लेखे, हमारे अनुभव किए गए मंतव्य के अनुसार आस्तिकता का अर्थ प्रकृति पर, अस्तित्व पर, स्वयं पर, संरक्षकों पर, राष्ट्र पर और विश्व पर विश्वास करना है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें प्रकृति की सारी शक्तियां, ज्ञात अज्ञात, गेह अज्ञेय, सारी की सारी शक्तियां हमारा सहयोग करेंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्नाव जिले के, उन्नाव रायबरेली जिले की सीमा पर नदी के किनारे स्थित एक गांव का हूं और मैं कह सकता हूं, ये पहली बार मुझे ऐसा अवसर आया अपने बारे में बताने का जी। और मैं कह सकता हूं इतने बड़े माध्यम में पहली बार ऐसा अवसर आया है। मैं कह सकता हूं कि मैं अपने गांव का पहला साक्षर हूं, मैं अपने गांव का पहला कक्षा 5 हूं जी। मैं अपने गांव का पहला BA हूं, पहला MA हूं और इसी तरह हम
हमारा एक इस तरह का गांव कि वहां पर न बिजली, न सड़क, न अखबार, न कुछ। अब अखबार जाने लगा है 10-12 साल से, 15 साल से, जी। और अब गांव का विकास हो गया है। हम्म। इस स्वाभाविक ही कि मैं वहां का रहने वाला हूं, तो कुछ विशेष प्रकार से चिंता उसकी की गई है। लेकिन इसकी तैयारी मैंने नहीं की। मेरे मन में बहुत छात्र जीवन से ही कुछ आक्रोश था अनुसूचित जातियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, स्थानीय सामंतों द्वारा, पुलिस और प्रशासन द्वारा। उस आक्रोश को लेकर मैं बिना पार्टी के ही आंदोलित हो जाता था और बड़े बड़े जुलूस निकलते थे। और उसमें मुझे ये माना गया कि मैंने धर्म त्याग दिया है, मेरे ऊपर आरोप लगे, मेरे विरुद्ध पर्चे बांटे गए तमाम तरह का। और मुझे विधानसभा अध्यक्ष होने की तिथि तक, जब मैं अध्यक्ष हो गया उसके बाद नहीं, उस तारीख तक मुझे उन्नाव जिले में माना जाता था कि हम पुलिस विरोधी हैं और पुलिस को गलत मानते हैं, पुलिस से झगड़ा करते हैं, वगैरह वगैरह। जी। अब तो वो लोग नहीं कहते, और अब कोई नई बात होगी जो नहीं कहते होंगे, हो सकता है इस पद पर न रहने के बाद फिर कहना शुरू करें। जी। तो इसीलिए जब ये कोरोना महामारी के दौरान हमने पुलिस को देखा, हाँ। तो हमने एक अपने कॉलम में जो परसों छपा था, तो इस बात का उल्लेख किया कि कोरोना महामारी का प्रभाव विश्लेषित करते हुए मैंने लिखा कि ये जो पुलिस है नए अवतार में है। पहले तो हमने इसको मारते, कूटते, अपमानित करते, किसी को भी तमाम अपशब्दों से नवाजते ऐसा देखा है। जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पुलिस पे पैकेट लेकर खड़ी है, पुलिस रास्ता बता रही है, पुलिस हाथ जोड़ रही है कि आप लॉकडाउन न तोड़िए। तो ये एक नया अवतार है, और अगर यही आगे बना रहेगा तो एक संस्था कम से कम इस महामारी के दौरान। दीक्षित जी, चूंकि आप रेगुलर लेखन कर रहे हैं और आपने अभी जिक्र भी किया कि बहुत जल्दी परसों नरसों ही आपने एक लेख लिखा, हमें बताइए कि आज की पूरे परिदृश्य को एक लेखक कैसे देख रहा है और वो किन परिस्थितियों को लेकर दुखी है, संवेदनशील है। बहुत सारी बात तो आज की बातचीत में जो हुई वो उसमें आपके निजी जीवन और राजनीतिक जीवन की हुई, लेकिन जो एक लेखक है आपके भीतर का, वो चीजों को कैसे आंक रहा है, कैसे जांच रहा है इस दौर में? हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखने का उनके ऊपर उनकी इच्छा हुई, जो प्रेरणा हुई, वो दो पक्षियों के आपस में मिलन में एक बहेलिये द्वारा बाण लगने से हुई थी। तो पूरा साहित्य और पत्रकारिता और अभिव्यक्ति, साहित्य और पत्रकारिता को प्रिंट तक अब नहीं रख सकते। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत दूर दूर तक देखा जा रहा है, करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अथवा साहित्य के क्षेत्र में अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में संवेदनशीलता, पर दुख, कातरता, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना, अब उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कहने अथवा अपने दुख को प्रकट करने, अभिव्यक्त करने के साधन होते हैं। जो लोग लिख लेते हैं उन्हें चाहिए कि वह लिखें अपना दुख, जो उनके अंदर पैदा हुआ, समाज का दुख देखकर ऐसा दुख। और जो संवेदनशील होते हैं उनके अपने दुख वैसे नहीं होते जितना वो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। कोरोना महामारी का प्रश्न ये ऐसा दुख है कि ये वैश्विक कष्ट है जी। भिन्न भिन्न तरह के कष्ट हैं। एक तो बीमारी में जो लोग फंस गए हैं उनके कष्ट हैं, और जो बीमारी में नहीं फंसे, विपरीत परिस्थितियों में कहीं घर से दूर हैं बहुत, और यहाँ अपने घर नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में ही 99% लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने दायित्व निर्वहन के कारण ये जानते हुए भी कि हमारी जान जा सकती है, जैसे चिकित्सक लोग हैं, प्रशासन तंत्र से जुड़े लोग हैं, मीडिया तंत्र से जुड़े लोग हैं, उन्हें मालूम है कि किसी भी क्षण हम पर यह संक्रमण हो सकता है। बावजूद इसके वह अपनी जान हथेली पर रखकर सक्रिय हैं। तो हम नहीं समझते कि वह केवल वेतन के लिए सक्रिय हैं, चाहे मीडिया के मित्र हों, चाहे वह पुलिस के मित्र हों, चाहे वह चिकित्सा क्षेत्र के मित्र हों, अन्य लोग हों जो इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनके मन में एक दायित्व बोध और संवेदनशीलता, पर दुख, कातरता, नागरिक होने का नागरिक बोध, संवैधानिक दायित्व निर्वहन का बोध, ऐसा बोध जब आता है तो व्यक्ति स्वयं को प्रकट करता है। प्रकट करने के तरीके
मीडिया हो सकता है प्रकट करने का तरीका, भाषण देना हो सकता है प्रकट करने का तरीका, रोना धोना भी हो सकता है। अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न है, मूल तत्व है संवेदनशीलता की। हम क्या समाज को देखकर दुखी होते हैं तो उस दुख को हटाने के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करना पड़ता, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, हम ये जानना चाहते हैं दीक्षित जी की जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ख़ास तौर से उस कोरोना संकट के समय तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, वैसे तो तमाम प्लेटफॉर्म से मैसेज दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देते रहे हैं, तकरीबन रोज ही वो टीम 11 के साथ बैठकें कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष का अपने प्रदेश की जनता के लिए इस संकट में क्या खास मैसेज है? हमने लॉकडाउन 1 पूरा कर लिया है, लॉकडाउन 2 को भी हम जल्दी ही संपन्न करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। आगे जो भी रणनीति होगी वो तात्कालिक स्थितियों पर निर्भर करेगी कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता को संदेश देने की बात तो मैं नहीं कर सकता। मैं उनसे हाथ जोड़कर आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि हम सब जानते हैं कि इसकी कोई दवा नहीं, हम सब जानते हैं कि इसका कोई टीका नहीं, इसका कोई बीमारी का उपचार नहीं। हम सब जानते हैं कि निःशुल्क औषधि है परस्पर दूरी बनाकर रहने की एक। हम सब ये भी जाने और माने कि भले ही आगे निकट भविष्य में लॉकडाउन का नियंत्रण घटे या समाप्त कर दिया जाए जी, लेकिन हमको अपनी जीवन शैली जो हमने बनाई है राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए अथवा बीमारी से बचाव के लिए जी, जो जीवन शैली बनाई है, इस जीवन शैली को लगातार अपनी प्रकृति का, अपने स्वभाव का भाग बनाकर रहना होगा। हम में से अधिकांश लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं जी। बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, लोग हाथ मिलाने लगे थे, उस समय हाथ मिलाना मजेदार था, लेकिन नमस्कार में हमारे हाथ की ऊर्जा हमारे हाथ में शरीर में ही रहती है, तो वही व्याख्या ये बहुत मतलब की नहीं है जी। हमसे हर तरह का हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में जो अनुशासन हमने पाया है उस अनुशासन को खोना नहीं है, इसे बनाए रखना है और इसे भारत की प्रकृति, संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़कर भारत के लिए, स्वयं अपने जीवन रक्षा के लिए, अपनों की जीवन रक्षा के लिए, राष्ट्र के संवर्धन के लिए इसे लगातार और धारण किए रहना है। परिस्थिति चाहे और अच्छी बने तो भी, बुरी बने तो भी जी। मुझे आशा है कि परिस्थिति ठीक होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित जी, समय निकालने के लिए, ये लंबा संवाद करने के लिए, आपसे हमेशा जुड़ना, बात करना, ज्ञान अर्जन का भी एक सोर्स होता है और बहुत सारी जानकारी आप जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व से मिलती है, लेकिन टेलीविज़न में समय की एक परिधि होती है, चीज़ों को उसी परिधि में बांधना होता है। आगे फिर कभी हम ज़रूर आपसे जुड़ेंगे और उस वक्त जो भी तात्कालिक स्थिति रहेगी उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और मैसेज लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको और प्रतिष्ठित चैनल को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत नमस्कार कि आपने मुझे बुलाया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जीवन के तमाम विषयों पर, पहलुओं पर बात रख रहे थे, खास तौर से कोरोना संकट को लेकर वो कह रहे थे, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने जो अनुशासन अब तक अर्जित किया है, हमें उस अनुशासन को छोड़ना नहीं है, आगे लेकर चलना है। परिस्थिति चाहे जो भी बने, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी, यानी चुनौतीपूर्ण हो तो भी। और वो अनुशासन क्या है? लॉकडाउन का पालन करना, खुद वो कर रहे हैं, वो आपको बता रहे थे। वो अनुशासन क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपनी हाइजीन का विशेष ख्याल रखना, यही वो बातें हैं जिन बातों की लगातार अपील आपसे की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।